तो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, तो अगर आप लोग वीडियो खोलिएगा भी ना तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बना रहा करिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग कुछ लगता है कि सच में वीडियो हेल्पफुल होने वाली है ना, तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं, देखिए यहाँ तक आप लोगों ने कल देखा भी था, तो अभी यहाँ पर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि महाजनपदों के राजा जो थे विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारण किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। जैसे जो कर दिया जाता था उसको भाग के नाम से, वो 1/6वां जो भाग है एज इट इज क्वेश्चन बन के आया है, कहीं ऊपर से नहीं। देखिए आपके एनसीईआरटी के बाहर, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कहीं से पूछता नहीं है, यहीं से पूछता है। एज इट इज क्वेश्चन बन के आया है कि 1/3वां भाग दिया था, लेकिन आपका राइट आंसर होगा 1/6वां भाग जो हिस्सा था वो कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिस भाग के रूप में जाना जाता है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर हुआ, लोहार हुआ, सोनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। जैसे जो बुनकर थे, आपके श्रम करने वाले राजा, और सुनार थे, लोहार थे, ये सब लोग राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करते थे। मतलब कर के रूप में ये लोग जाके वहाँ पे काम करते थे। जैसे कि कर देना पड़ता था तो मतलब ये लोग काम कर देते थे। फिर यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है कि जो पशु पालते थे वो लोग भी उत्पाद के रूप में कर दे, मतलब जैसे मान लीजिए पशुओं से जो उन लोग को प्राप्त होता था वो भी उत्पाद के रूप में उन्हें राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर, अब मान लीजिए जो व्यापारी थे तो अब वो बेचारे अपना सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनमें भी उनको कर देना पड़ता था। और आखेटक तथा संग्राहकों को जंगल से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी उन बेचारों को उनमें से भी कर देना पड़ता था। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, मतलब अब ये जो कृषि हुआ इस क्षेत्र में परिवर्तन आ गए थे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फलों की उपज बढ़ गई थी। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार करना, मतलब उनका रोपण शुरू किया। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एज इट इज क्वेश्चन बन के आया, इसीलिए एक एक टॉपिक ध्यान से देखते बस चलिएगा। हाँ, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। ये सारा ये लेसन ही आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोल रहा है कि इस युग में जो था कि कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन के लकड़ी को फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई थी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधों में तैयार उनका रोपण शुरू हो गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगा था। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर देखिए मजदूर को कम्माकार बोला जाता था। ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जो बोल रहा है ना यहाँ पर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर को कम्माकार बोला गया है। इसमें कम्माकार करते थे। देखिए एक बार और रिवाइज करते चलते हैं कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। इस फसलों के ऊपर मान लीजिए फाल से जो हल्का फाल आया था लोहे का फाल हो गया। अब उसके वजह से आसानी से खेत जोता जाने लगा। इस फसलों की उपज भी बढ़ गई थी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में था कि बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। मान लीजिए पहले वो जो पौधे थे नहीं जीवित रह पाते होंगे, लेकिन पहले की तुलना में अब जो है कि वो पौधे जीवित हो जाते थे, मतलब रहते थे। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, मतलब इसमें परिश्रम भी तो ज़्यादा लगता था। मान लीजिए पैदावार ज़्यादा हो रही है तो काम भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर कम्माकार करते थे। कम्माकार मतलब वही मजदूर जो थे उनको कम्माकार बोला गया है इसमें। यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ पर
सूक्ष्म निरीक्षण, यहाँ पर मगध का अब कुछ टॉपिक आया है कि मानचित्र पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। अभी आप लोगों ने ऊपर से देख के आया है कि मगध जो था, अभी आप लोग को दिखा भी दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को राजगिरी के पास यहाँ अवज्जी अंग, यहाँ वैशाली है, यहाँ वज्जी है, यहाँ अंग है, आपका यहाँ मगध है। तो यही बोल रहा है कि ऊपर पृष्ठ मगध को देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ का टॉपिक देखिए कि जो मगध आया, सूक्ष्म निरीक्षण आपके मगध देश पर भी है, मगध राज्य पर भी। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। मगध जो था, मतलब 200 साल पहले, 200 साल के भीतर ही मगध आपका सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। गंगा और देखिए ये टॉपिक जितना भी ऐसा दिखे ना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक होती हैं सब। अब यहाँ से देखें कि जो गंगा और सोन नदी थी मगध से होकर बहती थी, ये यातायात, जल वितरण, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मतलब जो गंगा और सोन नदियाँ थीं, इसकी वजह से यातायात भी संभव था, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण थीं आपके मगध जनपद के लिए। मगध का एक हिस्सा जो जंगलों से भरा था, इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। देखिए जो मगध आपका राज्य है, इसका एक हिस्सा जो था वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले जो हाथियाँ थे, उन्हें पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। उसके बाद उन्हें कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। यहाँ पर से एक बार और टॉपिक ये रिवाइज करते चलिए ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए लगभग आपके 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन नदियाँ जो थीं, इनकी बहुत सहायता के लिए यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण थी। ये गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। मगध का एक हिस्सा जो था वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगल से जो घर, गाड़ियाँ तथा रथ के लिए लकड़ी मिलती थी, इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की भी खदानें भी मिली हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए बोल रहा है कि मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत मतलब उपयोगी था। जो इसके अलावा जो क्षेत्र में लौह और ऐसी खदानें मिली थी, उनकी वजह से ये लोग मजबूत और हथियार बनाते थे, इसके लिए महत्वपूर्ण था। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे। अजातशत्रु जो थे, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। जो कि ये जो थे मगध के राजा थे, ये क्या करते थे, जो बिंबिसार और अजातशत्रु हुए, अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। मतलब कुछ भी करने को तैयार थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। देखिए मगध में 2 बहुत शक्तिशाली आपके राजा हुए थे, जो बिंबिसार थे और अजातशत्रु थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये लोग हर संभव और साधन को अपना लेते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने क्या किया कि अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। जो महापद्मानंद थे, उन्होंने क्या किया था कि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था अपना नियंत्रण। फिर बिहार में जो राजगिर, आधुनिक राजगीर जो है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। जो अभी राजगीर है, तो पहले राजगृह था, उसे अब वर्तमान में राजगीर बोला जाता है। तो यही बोल रहा है कि जो बिहार में राजगृह या आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ये मतलब मगध की राजधानी थी आपकी राजगृह, राजगीर अब वर्तमान में राजगृह है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, जो आज का पटना है आपका बिहार का पटना, वो तब पाटलिपुत्र था, को राजधानी बनाया गया। हाँ, फिर तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कि 2300 साल की बात है कि मिस्र का जो राजा सिकंदर था, विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया को कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहाद्वीप के प्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके कुछ सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक सिकंदर राजा था। सिकंदर का आप लोग अन्य नाम सुना होगा, जो कि मिस्र का राजा था। वो क्या था ना कि वो 2300 साल पहले
की बात है कि मैसेडोनिया का राजा जो था कि सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जब वो क्या हुआ, जब वो सिकंदर क्या उस पर कूच करना चाहा, मतलब आक्रमण करना चाहा, तो क्या हुआ कि जो सिपाही लोग थे उनके साथ में वो इनकार कर दिए। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, मतलब थे। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि मगध का एक राज्य ही आपका एक क्षेत्र ही जंगल से भरा था, जंगल से हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता था। फिर वहाँ से एक क्षेत्र आपके लौह अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध था। तो यही बोल रहा है कि उनके पास जो था कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। चले नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर से देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध की एक शक्तिशाली राजा बन गया। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसमें गणयासंघ का, जैसे देखिए आप लोग अभी सच में वहाँ पे अभी आप लोग पढ़ के आए हैं ना कि जो मगध था, मगध के पास आपको वैशाली यहाँ पर ऐसे कन्नौज था, यहाँ पे मगध था। तो वही बोल रहा है कि जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहा जाता था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो मगध है ये शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक आपकी जो वज्जी थी वो राजधानी वैशाली, और वर्तमान में जो आपकी बिहार है उसी को वैशाली बोल रहे हैं लोग। तो यहाँ की अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। जैसे वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसे गढ़ या संघ कहा जाता था। गढ़ या संघ कई शासक होते थे। जो गढ़ या संघ होता था इसमें कई शासक होते थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के साथ आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलजुल कर चर्चाएं करते थे। देखिए यहाँ का जो था नियम, गढ़ या संघ में तो कई शासक और मतलब रहते थे। फिर कभी कभी लोग जो थे एक साथ शासन करते थे। जैसे यहाँ के जो लोग थे वो एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा का, वहाँ के जो हर एक जनता वहाँ का राजा होता था, खुद में वो लोग राजा हो रहते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। ये जो जितने भी राजा लोग रहते थे तो वो लोग क्या करते थे, जो जितने अनुष्ठान होते थे उनको एक साथ ही लोग संपन्न करते थे। फिर बोल रहे हैं कि सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। देखिए ये जो है ना कि सभाओं में बैठते थे, ये लोग आपस में बातचीत कर वाद विवाद करते थे, बहस करते थे। उसके जरिए ये लोग ये तय करते थे कि आखिर करना क्या है, किस तरह करना है। शत्रुओं से आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्माकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। फिर यहाँ पर आप लोग देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ये जो दे रहा है ना कि जो स्त्रियां हैं, आपके दास हैं, कम्माकार आपके मजदूर, मतलब इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ की ये थी। ये क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है और आया भी है, इसीलिए बोल रही हूँ कि ये ऐसे जो अगर टॉपिक आप लोग को दिख रहा है ना वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, अभी आप नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे कि दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित है। जो आपके बुद्ध भगवान थे ना वो गढ़ और संघ इन दोनों से संबंधित है। बौद्ध साहित्य संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन, बौद्ध एक साहित्य है, उसमें जो बुद्ध भगवान थे उनके जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया। जो वज्जी है, वज्जी अभी वैशाली जो बिहार है, तो इसका जो वर्णन है आपके दीघ निकाय आपके बुद्ध के एक ग्रंथ है। तो दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। मतलब ये जो आपकी बौद्ध ग्रंथ है लगभग आपके 2300 साल पहले लिखा गया है, जिसमें बुद्ध जो हैं जो बुद्ध भगवान है इनमें कई व्याख्यान दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर
कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना। अजातशत्रु था, उस समय राजा था जो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपनी मंत्री वत्साकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। अजातशत्रु जो थे उन्होंने अपनी मंत्री वत्साकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे और पारंपरिक नियमों का वो लोग पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। देखिए, जब बुद्ध भगवान ने कहा कि मतलब वज्जी के जो लोग हैं वे तब तक उन्नति करेंगे जब तक वो उन लोगों की नियमित सभाएं होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित रहते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है कि उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, फिर पारंपरिक नियमों का पालन भी करेंगे, बड़ों का सम्मान और समर्थन, उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे, तो मतलब वो खुद उन्नति करेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। फिर वो लोग, फिर बुद्ध भगवान बोल रहे हैं कि बज्जी महिलाओं के साथ उन लोगों को जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, उन्हें बंधक नहीं बनाना है। फिर शहरों तथा गांवों के चैत्यों का रख रखाव वो लोग करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। देखिए, जो बुद्ध भगवान है, आप इन लोगों को बोल रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनके साथ आप लोग जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बंधक नहीं बनाएंगे। फिर शहरों तथा गाँवों में जो चैत्य का रख रखाव करेंगे आप लोग। फिर विभिन्न मतावलंबी संत का सम्मान करेंगे, उनके जाने या आने का कोई रोक नहीं होगा। तो देखिए, पहले के जो संत भगवान लोग रहते थे तो वो लोग भ्रमण करते रहते थे। अभी तो वर्तमान में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उन लोग का निकलना भी मतलब एक तरह से हानि ही है, क्योंकि आज के ज़माने में ना कोई सच्चा संत दिख रहा है और सच्चे संत की कीमत भी नहीं है। तो ये बात है अभी वर्तमान में। लेकिन पहले के जो संत लोग थे वो लोग जो भ्रमण करते रहते थे, तो यही बोल रहा है कि मतलब आने जाने वाले जितने संत रहेंगे उनकी मतलब सम्मान होगा। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। जो संघ, ये बज्जी संघ, गढ़ संघ है, उसको कई शक्तिशाली जो राजा थे इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तो अध्याय 10 में पढ़ोगे। देखिए, अध्याय 10 में, लेसन 10 में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन देखिए, ये जो था ना, ये लोग थे जो मगध के राजा थे, वे लोग 15 साल तक मतलब इन लोगों का राज्य चला। उसके बाद क्या हुआ कि गुप्त शासक आए। गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। ये जो गढ़ थे और संघ के लोग थे, इन पर विजय प्राप्त कर लिए थे। वो लोग अपने राज्य में इन लोगों को शामिल कर लिया। फिर इनके बारे में मतलब तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अन्यत्र है कि अपने एटलस में यूनान एथेंस को ढूंढो। लगभग आपके 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ये व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली थी। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों का पूर्ण नागरिकता प्राप्त था जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा था जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर से कम 40 बार बुलाई जाती थी। देखिए, जो यहाँ का खासियत देखिए क्या है कि लगभग आपके 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे ये लोग प्रजातंत्र कहते थे या इसे गणतंत्र कहते थे। फिर यहाँ व्यवस्था लगभग आपके 200 सालों तक चली थी जिसे 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। मतलब वहाँ के जो 30 साल से ऊपर के उन 30 साल जो था उनके ऊपर के जो लोग थे उन सभी नागरिकों को नागरिकता प्राप्त थी। फिर जो दास नहीं थे वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। मतलब वहाँ एक सभा होता था जो कि महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए आपके साल भर में कम से कम वो लोग 40 बार बुलाई जाती थी वो सभा। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ पर मतलब कोई भेदभाव नहीं था कि मतलब ये नहीं लेंगे वो नहीं, इसमें सभी नागरिकों को भाग लेने का अधिकार था। शासन के कई पदों पर नियुक्ति लाटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। जब ये शासन था तो इस शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लाटरियों द्वारा दी जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। लेकिन औरतों का नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि
औरतों का मतलब औरतों को नागरिक का दर्जा ही नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिला है। एथेंस में खदानों, खेती, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी अधिकार मतलब नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब देखिए स्टीरियोटाइप तो बहुत ज़्यादा रही है औरतों के साथ। तो यही बोल रहा है कि जो औरतें थीं इनको इनमें दर्जा नहीं मिला। व्यापारियों तथा शिल्पकारों को के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिला था। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दास को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ महत्वपूर्ण जो वर्ड होते हैं जो फंसते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए आपको राजा, अश्वमेघ, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधेरोपण, गण अथवा संघ, प्रजातंत्र आप किस लेशन में पढ़े हैं? आपके 5वां लेशन आपके NCERT के प्राचीन राजा और प्राचीन गणराज्य में आप लोगों के इतने वर्ड आए हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते। अब ये तो लेशन ख़त्म हुआ आप लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं ये तो ज़रूर देखना चाहिए। देखिए बोल रहा है कि नए शासक लगभग आपके 3000 साल पहले आए थे। महाजनपद आप लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले हुआ था। तो मतलब ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होती हैं। चलिए गढ़ या संघ राज्यों का अंत हुआ लगभग 1500 साल, मतलब 1500 साल तक ये लोग राज्य किए थे। चलिए तो सभी को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी को क्लास बढ़िया लगे। हाँ और हाँ, अगर आप लोगों को बढ़िया लगे ना तो एक बढ़िया सा कमेंट कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।